तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग। और आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है 5वां वीडियो लेक्चर और आपका 5वां लेसन स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है डीजल पावर प्लांट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डीजल पावर प्लांट के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड में जिन बच्चों ने 50वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर सही दिया था उन बच्चों के नाम ये रहे। सबसे पहले आपका जवाब दिया था धीरेन्द्र कुमार ने, उसके बाद जवाब दिया है आपका आकाश मिश्रा ने, उसके बाद आपका जवाब दिया है तीसरे नंबर पर संगीता सैनी, चौथे नंबर पर है कोमल मिश्रा, 5वें नंबर पर है राज वर्मा, 6वें नंबर पर है रश्मि कुशवाहा, 7वें नंबर पर है रविंद्र कुमार, 8वें नंबर पर है नफीज अहमद, 9वें नंबर पर है आज़ाद साहनी और 10वें नंबर पर है आपकी ज्योति कुमारी। तो इन 10 बच्चों ने जो कि है वो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। और देखिए, सभी लोगों के नाम जो कि है वो नहीं बोले जाते हैं, जो टॉप 10 बच्चे होते हैं उन्हीं के नाम इस अगले वीडियो लेक्चर में बोले जाते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे डीजल पावर प्लांट। ठीक, 5वें लेसन के हम आज 50 MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखिए, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्ट के MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। अगर आपने ट्रांसमिशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, पावर प्लांट, कम्युनिकेशन, EEE इन सभी के आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो इन सभी की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन को आवश्यकता होती है। डीजल इंजन को आवश्यकता होती है, किसकी होती है आवश्यकता? रासायनिक सही मिश्रण की और लीक मिश्रण की, धनी मिश्रण की, या B और C दोनों। तो देखिए, जो आपके डीजल इंजन को आवश्यकता होती है, डीजल इंजन को आवश्यकता होती है रासायनिक सही मिश्रण की। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि डीजल इंजन में आपके जो फ्लाई व्हील लगे होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक, डीजल इंजन में हल्के फ्लाई व्हील लगे होते हैं, डीजल इंजन में मध्य फ्लाई व्हील लगे होते हैं, डीजल इंजन में भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं, या आपके चौथे ऑप्शन में कहा है कि फ्लाई व्हील की आवश्यकता ही नहीं होती है, मतलब आपके फ्लाई व्हील लगे ही नहीं होते हैं। तो आपका इसका सही आंसर है कि जो आपके डीजल इंजन है इसमें आपके भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं। ठीक है, कैसे फ्लाई व्हील लगे होते हैं? भारी फ्लाई व्हील लगे होते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका इसका आंसर लिखेंगे आप डायरेक्ट कि अंत दहन इस सिद्धांत पर, इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अंत दहन इंजनों के सिद्धांत पर आपका डीजल इंजन कार्य करता है। इसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन। देखिए, चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डीजल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है। डीजल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है? 20%, 30%, 25% या 40%? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 40%। जो आपके डीजल इंजन की इफिशियंसी है वो आपकी 40% होती है। ठीक, 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है। पेट्रोल इंजन की इफिशियंसी कितनी होती है? 20%, 25%, 35% या 40%? तो इसकी देखिए, पेट्रोल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो आपकी होती है 25%। ठीक है, इसके बाद आता है 6वें नंबर का क्वेश्चन कि संपीड़न ज्वलन ईंधन में दहन होता है। संपीड़न ज्वलन इंजन में दहन होता है। आपके ऑप्शन है समान मिश्रण के कारण, असमान मिश्रण के कारण, लेमिनार के कारण, या A व B। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? असमान मिश्रण के कारण संपीड़न ज्वलन ईंधन में दहन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन कि ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को क्या कहते हैं। ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को हम क्या कहते हैं? IHP, FHP, BHP या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी ईंधन में उपजी संपूर्ण शक्ति को हम क्या कहते हैं? IHP कहते हैं। IHP का आपका फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर आपका IHP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। इसका आप डायरेक्ट आंसर देखेंगे, इंजन में यांत्रिक हानि को क्या कहते हैं। इंजन में यांत्रिक हानि को हम क्या कहते हैं? IHP, FHP, BHP या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? FHP, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। FHP का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रिक्शन हॉर्स पावर। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि BHP क्या होता है। BHP क्या होता है? देखिए, BHP बराबर आपका होता है
IHP माइनस PHP बराबर आपका होता है 2πNT/4500 4500, ठीक है। BHP बराबर आपका क्या होता है IHP माइनस FHP बराबर आपका 2πNT/4500। इसके बाद आता है आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वें नंबर में आपसे पूछा गया है कि एग्जॉस्ट सिस्टम में एयर और ऑयल को गर्म करने के लिए किसका यूज किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम में आपका एयर हवा और आपके तेल को गर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो आपका इसका आंसर है कि इंजन से निकलने वाली धुएं का, इंजन से जो आपका धुआं निकलता है उसी का उपयोग हम करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम में हवा को और आपके तेल को गर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन कि डीजल इंजन का सिटेन नंबर कितना होता है। सिटेन नंबर निम्न के बीच होता है। डीजल इंजन का सिटेन नंबर निम्न में से किसके बीच होता है। देखिए 26 से 400, 110 से 200, 30 से 60 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका डीजल इंजन का जो सिटेन नंबर होता है वो 30 से 60 के बीच होता है, ठीक है। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल शक्ति संयंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। डीजल शक्ति संयंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग होता है स्टैंड बाइन संयंत्र में, आधार भार संयंत्र में, साधारण प्रयोग संयंत्र में या शीर्ष भार संयंत्र में। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा स्टैंड बाई संयंत्र में। 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 4 स्ट्रोक इंजन की सूचित अश्व शक्ति होती है। 4 स्ट्रोक इंजन की सूचित अश्व शक्ति होती है प्लेन, 2 प्लेन, 4 प्लेन या प्लेन अपॉन 2। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा प्लेन अपॉन 2, PLAN/2, ठीक। 13वें आपके 14वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि IC इंजन में संपीड़न अनुपात होता है। IC इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है VS/VC, VC/VS, I1/VC + VS या फिर आपका VC + VS/VS। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा D, VC + VS/VC। 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा गति का संपीड़न इंजन कार्य करता है। सबसे ज़्यादा गति पर संपीड़न इंजन कार्य करता है, किस में करता है। आपका ये ऑप्शन है कि द्विदहन चक्र, डीजल चक्र, कार्नोट चक्र या आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा गति पर संपीड़न इंजन कार्य करता है आपका द्विदहन चक्र में, ठीक है। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन में अधिकतम तापमान जो सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होता है। डीजल इंजन में अधिकतम तापमान जो सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होता है उसकी कोटि कितनी होती है या उसकी डिग्री कितनी होती है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन है 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस या आपका 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा जो डीजल इंजन में अधिकतम ताप जो सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होती है उसकी कितनी कोटि होती है 2000 से आपकी 2500 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। 70वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र लगता है। क्रैंक का जो आपका पूर्ण चक्र लगता है कितना लगता है, 1 चक्र में, 2 चक्र में, 4 चक्र में या आपके 3 चक्र में। तो देखिए आपका इसका सही आंसर होगा 2 चक्र में। आपके जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक 2 चक्र में आपका लगता है, ठीक है। पूरा क्रैंक आपका कितने 2 चक्र में लगता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र कितना लगता है। आपका ऊपर पूछा था 4 स्ट्रोक और नीचे पूछा है आपका 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक डीजल इंजन में क्रैंक पूर्ण चक्र लगता है आपका 2 चक्कर में, 3 चक्कर में, 1 चक्कर में या 4 चक्कर में। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा 1 चक्कर में। इसके बाद आता है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पिस्टन घूमता है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में आपका पिस्टन घूमता है, 1 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 8 स्ट्रोक या आपका 2 स्ट्रोक। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा 4 स्ट्रोक, ठीक है। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में पिस्टन कितना घूमता है 4 स्ट्रोक ही घूमता है, ठीक। इसके बाद आता है 20वें नंबर का क्वेश्चन कि पिस्टन की गति होती है स्ट्रोक अपॉन RPM, स्ट्रोक इंटू RPM, 2 ब्रैकेट में स्ट्रोक इंटू RPM या 4 स्ट्रोक इंटू RPM। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा 2 ब्रैकेट में
स्ट्रोक इनटू आरपीएम। और देखिए अगर आपको डीजल पावर प्लांट आपको लेसन 5th अगर अच्छे से पढ़ना है तो डीजल जो आपका पावर प्लांट की प्लेलिस्ट है वहाँ पर हमने डीजल पावर प्लांट हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। डीजल इंजन में शीतलन में ऊष्मा हानि होती है। डीजल इंजन में शीतलन में ऊष्मा हानि होती है 70%, 30%, 80% या 20%। तो देखिए आपका इसका सही आंसर होगा कि डीजल इंजन में शीतलन में ऊष्मा हानि होती है 30%। 22वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन को छोटे छोटे फुहारों के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। जो आपका ईंधन है उसको छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? बाष्पीकरण, आयनीकरण, काकोरेशन, ठीक, काकोरेशन या कर्णीकरण। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? कर्णीकरण। जो हम ईंधन को छोटे छोटे फुहार के रूप में तोड़ देते हैं तो वो हमारी प्रक्रिया कहलाती है कर्णीकरण। इसके बाद आता है आपका 23 नंबर का क्वेश्चन कि उच्च गति संपीड़न ईंधन कार्य करता है। उच्च गति संपीड़न ईंधन कार्य करता है डीजल चक्र में, ठीक, ऑटो चक्र में, ड्यूल चक्र में या आपका कार्नोट चक्र में। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यूल चक्र में आपका उच्च गति पर संपीड़न इंजन कार्य करता है, ठीक है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से डीजल पावर प्लांट के भाग नहीं हैं। निम्न में से कौन सा आपका डीजल पावर प्लांट का भाग नहीं है? फ्यूल इनटेक, ठीक, फ्यूल इनटेक, आपका ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, एयर इनटेक या आपका सर्ज टैंक। तो देखिए ये सभी तो आपके भाग हैं डीजल इंजन के, बट आपका जो सर्ज टैंक होता है वो आपका हाइड्रो पावर प्लांट में पाया जाता है। आपका डीजल पावर प्लांट में सर्ज टैंक नहीं होता है, ठीक है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंजन के आउटपुट सॉफ्ट पर उपलब्ध कुल शक्ति होती है। इंजन के आउटपुट सॉफ्ट पर उपलब्ध कुल शक्ति कितनी होती है? BP ब्रेक पावर बराबर 2π/T/60 × 1000 × kW, ठीक है। तो आपका जो इंजन के आउटपुट शक्ति सॉफ्ट पर उपलब्ध कुल शक्ति कितनी होती है? BP बराबर आपका 2π/T/60 × 1000 × kW। आपका 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डीजल इंजन की रेंज क्षमता होती है। डीजल इंजन की रेंज क्षमता होती है 50 से 750 किलोवाट, ठीक, 75 से 3750 या आपका 100 से 1175 या आपका 150 से 200 kV किलोवाट, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 75 से 3750, 75 से 3750 kV किलोवाट आपकी डीजल की जो रैंकिंग क्षमता होती है, ठीक है। आपके देखिए अब आप इनके फुल फॉर्म यहाँ जरूर से करें, आपसे एक फुल फॉर्म जरूर से पूछा जाएगा। देखिए जो आपका IVC होता है, IVC का फुल फॉर्म आपका होता है इनलेट वाल्व क्लोज, ठीक, इनलेट वाल्व क्लोज। EVO का आपका फुल फॉर्म होता है एग्जस्ट वाल्व क्लोज। IC का फुल फॉर्म होता है आपका इंजेक्टर क्लोज, IO का मतलब आपका होता है कि इंजेक्टर ओपन। IVO का मतलब आपका होता है इंटर वाल्व ओपन और EVC का आपका मतलब होता है फुल फॉर्म आपका एग्जस्ट वाल्व क्लोज, ठीक है। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सक्शन स्ट्रोक में टैंक कितने कोण की ओर घूमता है। आपका जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें आपका क्रैंक कितनी कोण की ओर घूमता है। देखिए आप लोग बार बार क्रैंक नाम सुन रहे हैं, आपको क्रैंक हम दिखा देते हैं क्रैंक आपका होता कैसा है। देखिए आपका जो डीजल पावर प्लांट में आपका क्रैंक यहाँ पर लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रैंक पिन, ठीक, क्रैंक पिन। देखिए आप यहाँ पर लिखा देख रहे होंगे कि आपका सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें आपका क्रैंक जो कि है वो घूमता है 0 से 180 डिग्री, ठीक। आपका देखिए कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में आपका क्रैंक जो घूमता है वो घूमता है कितना? 180 से 360 और एक्सपेंशन स्ट्रोक में आपका क्रैंक कितना घूमता है? 360 से 540 और इसके बाद आपका एग्जस्ट स्ट्रोक में आपका क्रैंक घूमता है 540 से 720, ठीक है, 540 डिग्री से 720 डिग्री तक, ठीक। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि संपीड़न स्ट्रोक में क्रैंक कितने डिग्री घूमता है? 180 से 360 आपको अभी बता चुके हैं हम, ठीक है। प्रसारण स्ट्रोक या शक्ति स्ट्रोक
में क्रैंक कितने डिग्री पर घूमता है? 360 डिग्री से 540 डिग्री तक, ठीक है। 29 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं आप, एग्जस्ट स्ट्रोक में क्रैंक कितने एंगल पर घूमता है? 540 डिग्री से 720 डिग्री पर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक आईसी इंजन का संपीड़न का अनुपात होता है, एक आईसी इंजन का संपीड़न का अनुपात होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन स्वीप वॉल्यूम, ठीक। आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, आपका सी ऑप्शन है, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक। इसके बाद आता है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डीजल इंजन के सिलेंडर में विकसित तापमान लगभग कितना होता है? डीजल इंजन के जो सिलेंडर होता है उसके अंदर का आपका तापमान लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपके इसके ए ऑप्शन में आता है आपका 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, या 2500 से आपका 3000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 2000 से आपका 2500 डिग्री सेल्सियस डीजल इंजन के सिलेंडर के अंदर का तापमान या विकसित तापमान होता है, ठीक है। 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अधिकांश उच्च गति वाले डीजल इंजन काम करते हैं। अधिकांश उच्च गति वाले जो आपके डीजल इंजन होते हैं वो किस पर काम करते हैं? डीजल साइकिल पर, डुअल कंबसन साइकिल पर, या कैनोट साइकिल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके अधिकांश उच्च गति वाले डीजल इंजन होते हैं वो आपके डुअल कंबसन साइकिल पर कार्य करते हैं, ठीक है। 33 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल ईंधन की सीटें संख्या आमतौर पर कितनी सीमा होती है? आपकी जो डीजल इंजन की सीटें संख्या की सीमा होती है वो आमतौर पर कितनी होती है? 10 से 200, 20 से 400, आपकी 30 से 60, या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी डीजल इंजन की सीटें संख्या की सीमा आमतौर पर होती है 30 से 60। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक डीजल इंजन में ठंडे पानी में पाई गई ऊष्मा लगभग होती है। एक डीजल इंजन में ठंडे पानी में पाई गई लगभग ऊष्मा कितनी होती है? 30%, 70%, 20% या 80%। तो आपका इसका सही आंसर है कि एक डीजल इंजन में आपकी जो ठंडे पानी में पाई गई ऊष्मा कितनी होती है? 30% होती है। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बिजली आयात करने के लिए डैश क्रैंक जाले प्रदान किए जाते हैं। क्रैंक जाले प्रदान किए जाते हैं। एनर्जी स्टोर, बैलेंसिंग फोर्स, या कोई नहीं। तो आपके जो बिजली आयात करने के लिए आपके बैलेंसिंग क्रैंक जाले प्रदान किए जाते हैं। बैलेंसिंग क्रैंक जाले प्रदान किए जाते हैं। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डीजल संयंत्र की क्षमता लगभग कितनी होती है? डीजल संयंत्र की क्षमता लगभग कितनी होती है? 2000 kW, ठीक। आपका 4000 kW, 5000, या आपका 7000। तो आपकी जो डीजल इंजन की क्षमता आपकी होती है वो कितनी होती है? 5000 kW। 40 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि इंजन को दी गई ऊष्मा के वितरण को क्या कहते हैं? इंजन को दी गई ऊष्मा के वितरण को हम क्या कहते हैं? हीट बैलेंस या ऊष्मा संतुलन कहते हैं। जो आपकी इंजन को दी गई ऊष्मा होती है उसके वितरण को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को। वितरण को हम क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं हीट बैलेंस, ऊष्मा संतुलन, ठीक है। देखिए आपको जहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो, या कोई क्वेश्चन आपका गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करें, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर से देते हैं, ठीक है। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। ये आपको 41 नंबर का क्वेश्चन पूरा नोट करना है, ठीक। इसमें से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका इसमें लिखा है कि ऊष्मा संतुलन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा संतुलन, आपकी जो हीट बैलेंस हमने पढ़ा है पीछे, उसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आपका H बराबर होता है HW प्लस HC प्लस HE प्लस HI। आपका जो डीजल इंजन में ये आपके सारी कितनी प्रतिशत होती है? HW आपकी होती है 30%,
HE होती है आपकी 30%, HC होती है आपकी 30% और HI आपकी होती है कितनी 10%। तो ये टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं HW होता क्या है। HW होता है आपका इंजन के कार्य में परिवर्तित ऊष्मा। इंजन के कार्य में परिवर्तित ऊष्मा आपकी होती है HW और निकास गैसों द्वारा ले जाई गई ऊष्मा, निकास गैसों द्वारा ले जाई गई ऊष्मा आपकी होती है HE और आपकी शीतल जल द्वारा ले जाई गई ऊष्मा आपकी होती है HC और विकिरण तथा अन्य ऊष्मा हानि आपकी होती हैं HI। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर कि ईंधन द्वारा इंजन को दी गई ऊष्मा, ईंधन द्वारा इंजन को दी गई ऊष्मा आपकी होती है H। अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि शीतल जल द्वारा दी गई ऊष्मा ले जाई गई ऊष्मा, शीतल जल द्वारा ले जाई गई ऊष्मा आपकी निम्न में से कौन सी होती है, HC, HE, HW, HI। तो आप इस पर टिक लगाएंगे, HC पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बना सकता है वो। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय ऊष्मा का मापन किया जाता है। ये जो क्वेश्चन हमारे जो पिछले वीडियो लेक्चर में गलत हो गए थे, पावर प्लांट के जितने भी वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 1-2 जो गलत हुए हैं वो अब यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का मापन किया जाता है MW में, MEV में, क्यूरो में या फेरेड में। तो ये गलती से आपका क्या लग गया था, टिक लगा दिया था हमने फेरेड में। इसका आपका सही आंसर होगा MEV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आपका फुल फॉर्म क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आता है 43 नंबर का क्वेश्चन कि रिफ्लेक्टर का कार्य होता है। रिफ्लेक्टर का कार्य क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाना, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना, न्यूट्रॉन को सोखना या न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो आपकी जो रिफ्लेक्टर का कार्य होता है वो आपका होता है न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना, न्यूट्रॉन की लीकेज को कम करना। और 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ईंधन सेल में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। आपके जो ईंधन सेल होते हैं उनमें कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आपके यहाँ पर है हीट, साउंड, केमिकल या मैकेनिकल। तो हमने पिछली बार जल्दबाजी में क्या लगा दिया था, साउंड लगा दिया था, लेकिन इसका सही आंसर है आपका केमिकल। ठीक, 45 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए अब यहाँ पर जो आपके फर्स्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिवीजन आपको कराए जा रहे हैं 45 नंबर से, ताकि आप उन पिछले जो आपके क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको आप भूलें ना। देखिए प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ था, प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ था। तो आपका प्रथम शक्ति संयंत्र स्थापित हुआ था कितने में हुआ था, इसमें आपके ऑप्शन है 1870, 1878, 1880 या 1875। तो आपका जो प्रथम शक्ति संयंत्र पावर प्लांट आपका स्थापित हुआ था वो हुआ था आपका 1878 में। इसके बाद आता है 46 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है आपका, नरोरा में, तारापुर में, कल्पक्कम में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है तारापुर में। आपका जो प्रथम नाभिकीय संयंत्र है वो आपका कहाँ पर है, भारत का तारापुर में है। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सी बैक प्रभाव हैं, सी बैक प्रभाव हैं। तो आपके ऑप्शन है MCV T2-T1, अल्फा T2-T1, अल्फा T1-T2 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सी बैक का नियम है वो आपका क्या है, सी बैक प्रभाव अल्फा T2-T1। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन कि तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है, तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है किरचॉफ नियम पर, फोटो वोल्टेक नियम पर या आपका सीवेक नियम पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो तापीय विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है वो करती है आपकी सीवेक नियम पर। 49 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सोलर तापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जो आपकी सोलर तापीय ऊर्जा है वो उत्पन्न की जाती है सोलर कलेक्टर द्वारा, आपका तालाब द्वारा, सोलर भट्टी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 50वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों को करने के लिए कि तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता होती है। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़िए कि तापीय शक्ति संयंत्र की संपूर्ण दक्षता होती है। ये आपको रिपीट नहीं कराया गया है क्वेश्चन, ये आपको करने के लिए दिया गया है। ठीक, इसमें आपका ए ऑप्शन आता है रैंकिंग चक्र की, इसमें आपका ए ऑप्शन है क्या, रैंकिंग चक्र की दक्षता के बराबर कैरनॉट चक्र की दक्षता के बराबर
ईटा बॉयलर इंटू ईटा टरबाइन इंटू ईटा जनरेटर या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। और देखिए जो भी टॉप 10 लोग बताएंगे केवल उनके नाम ही बोले जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर जो कि है वो दे सकें। और देखिए आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्ज़ाम की आपको पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके बाद आपके हफ्ते 2 हफ्ते बाद से आपकी 5th सेमेस्टर की क्लास इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा 5th सेमेस्टर का, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने 50 MCQ टाइप क्वेश्चन कवर किए डीजल पावर प्लांट से, ठीक। डीजल पावर प्लांट से आपको हमने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो कि है वो बताए हैं। आपके जितने भी डीजल पावर प्लांट में MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी आपको बता दिए गए हैं। तो देखिए जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका पेपर बाहर से कहाँ से आएगा, ठीक, आएगा तो आखिर किताब से ही। तो आप बस पढ़ते हुए चलें, आप पेपर की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उन्हीं से आपका पेपर आएगा। तो आप बस इसी तरह आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपने अभी तक सपोर्ट किया है ऐसे भी आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहिए बस, ठीक है। और हम आपके लिए वीडियो इसी तरह से पर डे लाते रहेंगे। और अब आगे से आपकी कल से कोशिश की जा रही है कि आपको पर डे 1 से नहीं बल्कि आपको पर डे 2 वीडियो दी जाएँ। तो बस आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें सभी लोग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए 30% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बट वीडियो वो पर डे देखते हैं। तो उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।